हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का आज के टॉपिक में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट से। तो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति का क्या महत्व है। तो 1857 की क्रांति क्या थी ये पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंस जानेंगे। और वो क्रांति बाद में फेल हो जाती है तो उसके फेल्योर के कारण क्या थे, मीन्स फेल्योर ऑफ द रिवोल्ट 1857। कारण देखो, ये रिवोल्ट तो फेल हो गया लेकिन इससे हमने बहुत कुछ सीखा और इसी का इम्पैक्ट था कि हम लोग 85 ईयर के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चालू करते हैं और एक तरह से वो सफल मूवमेंट होता है। तो इसी मूवमेंट का जो फेल्योर था हमने उसको अचीवमेंट सक्सेसफुल बना दिया क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो देखो, 1857 की क्रांति ये बैरकपुर से चालू होती है, जिसकी बटालियन 37 बटालियन में मंगल पांडे होते थे। और ये मुद्दा था चर्बी युक्त कारतूस का, इनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। पहले की जो कारतूस होते थे उसे मुंह से नोचना होता था और उसके बाद लोड किया जाता था। तब ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मण जानते हैं कि सब मीट वोट नहीं खाते हैं, सब से बहुत दूरी रहते हैं। तो इस तरह से उनको लगा कि ये तो हमारा धर्म को ही भ्रष्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स के अननेसेसरी पॉलिसीज थे, समाज में हस्तक्षेप करना, जैसे सती प्रथा को बैन करना, बाल विवाह प्रथा को बंद करना। तो इससे क्या है कि लोग पहले से आक्रोशित थे लेकिन उनको तात्कालिक कारण एक मिल गया मंगल पांडे के रूप में, जो कि चर्बी युक्त कारतूस का मैटर था जिसको मुंह से खींचने के बाद लोड किया जाता था। तो ये बैरकपुर छावनी से चालू होता है 37th बटालियन से, जो कि मेरठ में पड़ता है। तो ये मूवमेंट मेरठ से चालू होता है और पूरे भारत में आगे बढ़ता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट सबसे अधिक उत्तर भारत में देखने को मिलता है और खास करके अवध के क्षेत्र में। जो अवध आज लखनऊ वाला बेल्ट है उसी बोलते थे अवध। तो यहीं पे विद्रोह का मेन सेंटर था। पूरे भारत में तो फैला था लेकिन मेन सेंटर उत्तर भारत के अवध क्षेत्र में था। तो देखो, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसने हमें एकजुट किया, इंटीग्रेट किया, भारतीयों को एहसास दिलाया कि तुम्हारी ताकत अपनी पहचानो। तो इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, अगर हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत में नेशनलिज्म का उद्भव यही मूवमेंट कराता है। तो ये मूवमेंट का सबसे बड़ा रोल था कि भारतीयों को एकीकृत करता है, यूनाइट करता है, अपने वैभव को बताता है। और इसी का कंक्लूजन होता है कि यहाँ पे जो जो कमियां थीं इसको हमने सुधारा और 85 साल बाद एक मूवमेंट चालू हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि सफल रहा। और भारत के आज़ादी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अंतिम मूवमेंट था और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। तो ये मूवमेंट कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रिटिश ताबूत में पहला किल था। एक आईएएस में क्वेश्चन भी आया था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश ताबूत में पहला किल था, तो अंतिम किल कौन हो गया? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। अब देखते हैं फेल्योर के कारण क्या है। तो पहला फेल्योर के कारण है दोस्तों कि ये जो मूवमेंट है ना, एक साथ पूरे भारत में नहीं फैला। कभी 2 महीना पहले कहीं हुआ, कहीं 4 महीना पहले हुआ, मतलब रैंडम हुआ, किसी को पता नहीं था। यूनाइट इंडिया मतलब ही एक विजन नहीं था लोगों के पास, एक लीडर नहीं था। जब विजन लीडर नहीं होता है तो मूवमेंट का कोई स्वरूप नहीं होता है। तो इसका सबसे बड़ा फेल्योर का कारण पहला है कि एक साथ मूवमेंट पूरे भारत में नहीं फैला। दूसरा देखते हैं कि नो प्रॉपर आइडियोलॉजी, मतलब कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं था, कोई प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि लोगों का पर्सनल मैटर अधिक था। और पर्सनल मैटर जब होता है तो वहाँ पे कॉमन एजेंडा तय नहीं हो पाता है। कॉमन एजेंडा तय नहीं होगा तो कोई प्रॉपर आइडियोलॉजी बनेगा ही नहीं, विचारधारा बनेगी नहीं। और किसी भी मूवमेंट की ताकत होती है एक विचारधारा, आइडियोलॉजी। और जिस मूवमेंट की कोई आइडियोलॉजी नहीं है तो उसकी सफलता तो संदेह की स्थिति में देखी जा सकती है। और उसके पीछे कारण क्या था? पर्सनल इंटरेस्ट, लोगों का अपना अपना हित। जैसे नान्या टोप्यो जो थे वो आपके पेशवा, लास्ट पेशवा के दत्तक पुत्र थे और उनका पेंशन का मैटर था। उनको पेंशन उनका बंद कर दिया गया, इसलिए वो विद्रोह कर रहे थे। उसी तरह से अगर रानी लक्ष्मीबाई को देखा जाए, जो कि झांसी में इस मूवमेंट को लीड कर रही थी, तो उनका मैटर था सक्सेसर को लेकर, उनके उत्तराधिकारी को लेकर। तो उनका अपना पर्सनल मैटर था, नान्या टोप्यो का अपना पर्सनल मैटर था। जगदीशपुर बिहार में राजा कुंवर सिंह थे, उनका अपना मैटर था। खान बहादुर खान बरेली में लीड कर रहे थे, उनका अपना अपना मैटर था। तो एक तरह से इस मूवमेंट में कोई कॉमन, कोई नेशनल इशू नहीं था,
कोई नेशनल पावरफुल लीडर नहीं था, इसलिए मूवमेंट फेल हो जाता है। तीसरा देखते हैं, लैक ऑफ पावरफुल लीडर। इस मूवमेंट का लीडर तो बहादुर शाह जफर सेकंड था, ये तो है कि बहादुर शाह जफर सेकंड ये इस मूवमेंट का लीडर था, जो कि मुगल डायनेस्टी का लास्ट एम्पायर था, मतलब लास्ट किंग था। तो इस मूवमेंट का एक लीडर तो था, लेकिन वो पावरफुल नहीं था, वो बहुत अक्षम हो गया था, केवल कुर्सी पर बैठा सिंबॉलिक रह गया था। उसके पास उतनी क्षमता नहीं थी, उसके पास उतना विजन नहीं थे, उसके पास इतनी सैन्य ताकत नहीं थी कि वो ब्रिटिशर्स का फेस टू फेस सामना कर पाता। तो लीडर तो था लेकिन पावरफुल नहीं था, और उसके साथ हमारे पास कोई नेशनल इशू ही नहीं था। लोग टुकड़े टुकड़े गेम में अपना मूवमेंट को बढ़ा रहे थे अपने पर्सनल हित को साधने के लिए। तो जब कोई भी मूवमेंट टुकड़े टुकड़े में होता है तो उसका सप्रेशन करना भी आसान हो जाता है। तो इसलिए ये मूवमेंट को दबा दिए गए ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा। तो दोस्तों, इसके फेल्योर को ही हमने 90 साल 85 साल में इम्प्रूवमेंट किया और अपने आप को समझाया, अपने आप को इंटीग्रेट किया, सशक्त भारत को एक तरह से रिप्रेजेंट किया, और इसी का कंक्लूजन था क्विट इंडिया मूवमेंट में। हमने एक बेहतरीन मूवमेंट आगे बढ़ाया और हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए इस नज़रिए से आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो, समझो और एक एक पॉइंट को सुनो कई बार, तब समझ में आएगा कि भारतीय मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इतिहास में जो मूवमेंट का शुरुआत हुआ यहाँ से क्यों हुआ। इस असफल होते हुए भी भारतीय इतिहास मूवमेंट में बेहतरीन मूवमेंट से एक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।